हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन लॉ और बीसीआर का पेपर जो कि हो चुका है, उसके आंसर्स आज हम देख लेते हैं और साथ ही साथ पेपर का रिव्यू भी हो जाएगा। लॉ के अंदर और बीसीआर के अंदर पेपर के पैटर्न के हिसाब से जैसा हमेशा एग्जाम होता था, बिल्कुल उसी प्रकार एज एक्सपेक्टेड पेपर आया। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े डिजाइनर क्वेश्चंस के रूप में पूछी गई, छोटी छोटी बातों को मोटे मोटे नंबरों में पूछा गया और क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती है अक्सर जिसको देखकर स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये सब कुछ वही है जो हम हमेशा क्लासों में करते आए हैं। कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जिसको देखकर माथे पर शिकन आए, कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जिसमें दिसंबर और जनवरी की सर्दी में आपको गर्मी का एहसास होने लगे। आपको कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे इस बात का बहुत बहुत खुशी है कि सब लोगों ने पेपर, हमारे जितने स्टूडेंट्स थे उन सब ने पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करा। एक बार हम सब के साथ शेयर करने के लिए मैं ये पेपर लेकर आया हूँ। इसका चर्चा शुरू करते हैं। स्वागत आप सबका एक बार फिर COC CA क्लासेस में। आइए देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर होता है, सबसे पहले तो मैं हर बार आपको बताता हूँ, इस बार भी बताऊँ कि सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होता है कि बच्चा सीए फाउंडेशन का जब ये पेपर देने जाता है तो अकाउंट्स में तो उसको बहुत आदत है, पहला पेपर अकाउंट्स का होता है, बट वो बहुत प्रैक्टिस कर चुका होता है तो उसको आदत होती है, उससे ज़्यादा सवाल भी दे दो तो उसको ऐसा डर नहीं लगता। प्रैक्टिकल पेपर की बात करें तो, और बच्चे कॉमर्स के हैं तो उन्होंने 11-12 में करी भी होती है अकाउंट्स में। लेकिन लॉ क्योंकि वो नया सब्जेक्ट है, वो पहली बार आता है तो बच्चे को बड़ा गड़बड़ लगता है। तो पहला साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है जब वो 18 पन्नों का पेपर देखता है। सर, नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस जो है 20 हैं, सोचिए इंस्ट्रक्शंस मिला के 20 पेज का क्वेश्चन पेपर जब बच्चे के हाथ में आता है तो उसे वैसे भी ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं मुझे कितना लंबा आंसर लिखना होगा, पता नहीं मेरे से क्या क्या पूछ लिया जाएगा। तो एक तो अपने मन के अंदर से आप सब जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और उनका सीए फाउंडेशन का एग्जाम आने वाले समय में है, चाहे आप न्यू कोर्स के हो या ओल्ड कोर्स के हो, लॉ तो दोनों में ही था, बीसीआर तो अब हट गया, कोई बात नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आप सब से कि 20 पन्नों की बुकलेट आपको मिलती है, इसको देखकर घबराना नहीं है। सर, वो फॉन्ट साइज बड़ा होता है, लाइन स्पेसिंग बड़ी होती है, मार्जिन्स अच्छे खासे छूटे होते हैं, इसलिए भी साइज बढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन ज्यादा है इसीलिए ऐसा है। अब मान लो कोई अनसीन पैसेज है, वो 2 पन्नों में बड़ा सा कहानी उन्होंने आपसे पूछी, लेकिन क्वेश्चन तो भाई उतना ही है ना। पेपर बनाने वाला यही सोच के पेपर बनाता है ना कि 3 घंटे में लिख लिया जाएगा पेपर। तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब पेपर बनाने वाले ने 3 घंटे के लिए बनाया है तो हमको भी 3 घंटे में उसको कंप्लीट कर लेना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं तो सर केवल 80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाया, 70 का कर पाया, वो एक क्वेश्चन मेरा 5 मार्क्स का छूट गया, किसी का 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन छूट गया। हम कह रहे हैं भाई क्यों छूट गया? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगले आने वाले अटेम्प्ट में जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उसको पिछले वाले अटेम्प्ट से हमेशा शिक्षा लेनी चाहिए। घर पर बैठकर प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए, बार बार क्वेश्चन पेपर के पुराने अटेम्प्ट वाले पेपर को सॉल्व करके देखिए, तभी आपको आदत लगेगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 यूजफुल होगी टू फाइंड आउट व्हाट दे आस्क और उसका असल में आंसर क्या था। देखने से लगता है बहुत बड़ा, लेकिन होता कुछ नहीं है उसमें। 3 घंटे का पेपर होता है, आप जानते हैं। 3 घंटे में आपको लॉ और बीसीआर दोनों एक ही नोटबुक में लिखने होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई अलग अलग नोटबुक दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, ABCD उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं और फिर उसमें 4 क्वेश्चन आपको करने हैं बचे हुए 5 क्वेश्चन में से। सो यू कैन लीव 1 क्वेश्चन। मेरी निजी सलाह दोस्तों हमेशा ये रहती है कि वो क्वेश्चन आप लीव कर दें जो डायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट क्वेश्चन की खास बात हमने हमेशा क्लासेस में डिस्कस करी है, वो ये कि लिखना कम होता है और मार्क्स पूरे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में मान लो उसने आपसे पूछ दिया इम्प्लाइड वारंटी की लिस्ट लिखिए, तो पूरे 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसने उस पर आधारित कोई केस स्टडी का पोस्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो कंक्लूजन तो बहुत छोटा होगा ना। तो हमेशा मेरी नजर में आपको केस स्टडी चूज करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1A देखते हैं। टी ऑफ्स जी, मतलब एक डेटर है और एक क्रेडिटर है। द फॉलोइंग डेट्स एज पर द टेबल गिवन बिलो, मतलब इन डेटर क्रेडिटर के बीच में
कई प्रकार के लोन ट्रांजैक्शंस हुए होंगे, इन्होंने कई प्रकार के लोन एक दूसरे को दिए होंगे। यहां पर देखिए 5,000 रुपए का एक लोन है, टाइम बार्ड ऑन 1 जुलाई 2023, मतलब ये 1 जुलाई 2023 को टाइम बार हो गया। 3,000 रुपए का भी एक लोन है जो कि 1 जुलाई 2023 को टाइम बार हो गया। 12,500 का एक लोन है जिसकी ड्यू डेट 1 अप्रैल 2022 है थी, मतलब 10,000 रुपए का एक लोन है जिसकी ड्यू डेट 15 जुलाई 2023 है, और 7,500 का एक लोन है जो 25 नवंबर 2023 को पे करना है। तो आपको सबसे पहले तो याद आ जाना चाहिए कि ये टॉपिक है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट करके एक टॉपिक होता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि अगर मल्टीपल ड्यूज हो और जो पेमेंट करने वाला है वो न बताए कि मैं कौन से ड्यूज की पेमेंट कर रहा हूं, तो कैसे अप्लाई होता है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको रूल याद दिलवाता हूं। जी मेक्स पेमेंट ऑन 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल को पेमेंट करी जी भाई साहब ने, मतलब जो डेटर था उसने पैसे दे दिए। मेंशन्ड एज बिलो विदाउट एनी नोटिस। ओहो, विदाउट एनी नोटिस, भाई ने ये नहीं बताया कि मैं कौन से वाले लोन की पेमेंट कर रहा हूं। भाई अगर वो बता देता तो ये क्वेश्चन क्यों बनता 4 नंबर का हमारे सीए फाउंडेशन में। क्वेश्चन बना ही इसलिए है कि उसने कुछ नहीं बताया कि मैं कौन सा लोन पे कर रहा हूं, और उसने क्या करा, नोटिस रिगार्डिंग हाउ टू अप्रोप्रिएट द अमाउंट और पेमेंट। पहली पेमेंट उसने करी चेक ऑफ ₹12,500, 12,500 का एक पेमेंट करा उसने, और 4,000 रुपए का एक और पेमेंट करा उसने। तो कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि 16,500 रुपए का पेमेंट आया है। अलग अलग चेक का अप्रोप्रिएशन अलग अलग नहीं होगा क्योंकि दोनों ही सेम डेट को पे करे गए हैं। 16,500 रुपया डेटर ने क्रेडिटर को दे दिए। इन सच अ सिचुएशन हाउ द अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, देखा आपने, is done against the debt as per the provisions of Indian Contract Act 1872 by assuming that T also has not appropriated। मतलब ये एक ऐसी परिस्थिति हो गई जिसमें मल्टीपल ड्यूज हैं और एक पेमेंट सामने से आती है, ना तो डेटर कह रहा कि मैंने कौन सा पेमेंट करा है, ना क्रेडिटर कह रहा कि मैं कौन से पेमेंट में से माइनस करूंगा, कौन से लोन में से माइनस करूंगा। When neither party appropriates, the rule is first in first out। इट डजंट मैटर कि कोई लोन आपका टाइम बार हो, इवन इफ अ लोन इज टाइम बार्ड, जो पेमेंट अप्लाई होगी, जो पेमेंट अप्रोप्रिएट होगी, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगी। तो सर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देख लेते हैं। यहां पर आप चेक करिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से 16,500 रुपए हमारे पास आए। तो सबसे पहले जो पहला लोन है 5,000 रुपए वाला वो पे होगा, तो 16,500 माइनस 5,000, 11,500 बचे। 11,500 रुपए में से फिर 3,000 पेमेंट होगी, मानी जाएगी कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल से अगला लोन 3,000 का है क्योंकि दोनों की ड्यू डेट सेम ही है। तो 8,000 रुपए टोटल, 5 और 3 8 माइनस हो गए 16,500 में से, तो 8,500 बचे। 8,500 इस 12,500 में लगाया जाएगा और 4,000 बैलेंस बचेगा, बैलेंस पेबल। तो बैलेंस पेबल कौन कौन सा बचेगा, एक तो 4,000, 10,000 और 7,500। अब बच्चा जब कंफ्यूज होगा तो वो ये सोचेगा कि जो लोन टाइम बार हो चुके हैं उनको माइनस करना है कि नहीं करना, जबकि रूल ये है कि टाइम बार हो चुके लोन भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की सीरीज में पेड माने जाते हैं। भाई जब तुम कुछ बोल ही नहीं रहे कौन सा लोन पे करा है, तुम कुछ बोल नहीं रहे कि मैंने कौन सा लोन माइनस कर लिया, तो सरकार कहती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, रूल खत्म, क्वेश्चन खत्म। कितना आसान आंसर है। लेकिन अब आप प्रश्न की डिजाइनिंग देखिए, 3-4 पेमेंट दे रख, 3-4 लोन दे रखे हैं, इसमें ही आधा पन्ना खराब हो गया। फिर उसके बाद उसने जो पेमेंट करी वो भी 2 अलग अलग पेमेंट करी। ये देखिए लाइनों के बीच में स्पेस कितना ज्यादा है, इसलिए पेजेस लंबे हो जाते हैं और ज्यादा हो जाते हैं। ये केवल और केवल मानसिक प्रेशर क्रिएट करने के लिए है। आप मत सोचिए कि साहब ये लंबा क्वेश्चन है, इसमें क्या लंबा था। अच्छा मार्क्स देख लीजिए 4 नंबर में, इससे लंबा है हो भी क्या सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको देखने से ऐसे लगेगा पता नहीं कितना कैलकुलेटर का इस्तेमाल है, पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन हमसे करवा ली जाएगी, बट है बहुत आसान। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए इसमें क्या पूछा है उसने। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स, अ स्टेट इन द कंट्री इज होल्डिंग 48 लाख शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। अच्छा
देयर इज अ कंपनी कॉल्ड वाई लिमिटेड और उसके शेयर्स हैं राज्य सरकार के पास। कितने हैं? 48 लाख। परसेंटेज में देख लेंगे, 51 और मोर होंगे तो वो गवर्नमेंट कंपनी होगी। द पेड अप कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड इज 9.5 करोड़, मतलब 95 लाख शेयर्स। तो टोटल शेयर जो हैं, पहले हम जरा वाई लिमिटेड की कंप्यूटेशन कर लें। इनके टोटल शेयर हमें पता चला 95 लैक्स, और गवर्नमेंट होल्डिंग जो इसमें है वो गवर्नमेंट होल्डिंग है 48 लैक्स। चलो, अब उसके बाद वाई लिमिटेड डायरेक्टली होल्ड्स 2,50,600 शेयर्स ऑफ जेड प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, कोई नई कंपनी आ गई, जेड प्राइवेट लिमिटेड है, और इसमें होल्डिंग ऑफ वाई कंपनी जो है वो शेयर खरीदे हुए है। इसमें होल्डिंग ऑफ वाई कितने शेयर्स? 2,50,600 शेयर्स। फिर विच इज हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ 5 लाख शेयर्स। अच्छा, टोटल शेयर जो हैं वो 5 लैक्स हैं। तो आप समझे, दो कंपनियों के बारे में चर्चा हो रही है। एक वाई लिमिटेड जिसके टोटल शेयर्स हैं 95 लाख, और उससे 48 लाख शेयर जो है राज्य सरकार ने खरीद रखे हैं। एक दूसरी कंपनी है जेड प्राइवेट लिमिटेड, उसके टोटल शेयर्स हैं 5 लाख, जिसमें से 2,50,600 शेयर्स वाई कंपनी ने खरीद रखे, वो ऊपर वाली। अच्छा, फिर जेड प्राइवेट लिमिटेड क्लेम्ड, ये है क्वेश्चन, सवाल क्या है? जेड प्राइवेट लिमिटेड क्लेम करती है कि मैं एक सब्सिडरी कंपनी हूं वाई लिमिटेड की, और इसलिए मैं एक सरकारी कंपनी भी हूं। एडवाइज एज ए लीगल एडवाइजर वेदर जेड प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ वाई लिमिटेड। एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन ये है क्या ये सरकारी कंपनी भी है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दो प्रश्न हो गए। अब आपको नियम याद होगा, सब्सिडरी कंपनी मेजॉरिटी होल्डिंग पर बनती है, और दूसरा सरकारी कंपनी आप कब बनते हैं? जब 51% और उससे ज्यादा शेयर केंद्र या राज्य सरकार के पास हो। एक आपने ये भी सुना है कि सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ सब्सिडरी कंपनी। तो जरा कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। यहां पर पहले वाई लिमिटेड का पता लगाते हैं कि ये सरकारी कंपनी है कि नहीं है। तो 48 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100। अब यहां पर देखिए 50.52 आया। तो जब ये 50.52 आया, इसका मतलब 51 नहीं हुआ। मोर देन 50 का रूल नहीं है, 51 और मोर का रूल है। जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे सरकारी कंपनी की डेफिनेशन की, तो वहां पर मोर देन 50 का रूल नहीं है कि 50% से ज्यादा होने पर आप सरकारी कंपनी हो जाओगे, नहीं। व्हेन 51% और मोर शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन कॉम्बिनेशन ऑफ, तब हम उसे सरकारी कंपनी बोलते हैं। तो यहां पर केवल 50.52 बनता है, तो यहां पर 50.52 बनता है, तो नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी यहां पर होगा, नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। दूसरी बात, अब यहां पर दो क्वेश्चन थे। दूसरा सवाल इसमें यह था कि वो सरकारी कंपनी है या नहीं। तो वाई लिमिटेड सरकारी कंपनी तो नहीं है, तो जेड लिमिटेड भी सरकारी कंपनी नहीं है, अगर होल्डिंग सब्सिडरी का संबंध हुआ भी तो भी। अब यहां पर चेक करते हैं कि ये सब्सिडरी है या नहीं। 2,50,000 और 600 शेयर्स डिवाइडेड बाई 5 lakhs, 50.12। ये जो 50.12% शेयर्स है, हाँ जी, यहां पर ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप यस माना जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर यस, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर नो। बताइए क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनी की डेफिनेशन में मेजॉरिटी शब्द नहीं है। वहां पर लिखा है कि अगर मोर देन 50%, 51% और मोर हुए, तो 51 नहीं हो रहा, सरकारी कंपनी ये वाली कंपनी नहीं है एक्स वाई लिमिटेड। लेकिन होल्डिंग सब्सिडरी के लिए रूल क्या है? मेजॉरिटी शेयर, एंड 50 पॉइंट समथिंग इज क्लियर मेजॉरिटी। तो क्लियर बात आपको समझ आई? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ।
अब सोचिए कितनी छोटी सी बात पर 4 नंबर का सवाल इन्होंने पूछ लिया। क्वेश्चन बनाने का अंदाज अच्छा है, इसलिए उसके मार्क्स अच्छे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इट सेज डिस्कस द वेरियस टाइप्स of implied warranties as per the Sale of Goods Act 1930. That's a kind of a direct question, right? We all understand it. ये तो जो हमारे नोट्स है, क्वेश्चन बैंक है, नोटबुक है, उसमें से एज इट इज उठा के आपको आंसर वहां पर लिख देना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं होती। एक्सप्लेन द टर्म्स ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स एंड स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। असल में जो हमारे पास एक लिस्ट है अग्रीमेंट्स अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, उनमें यहां पर है ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट में आपको ये मिल जाएगा टॉपिक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं उनमें अगर कोई उनके पर्टिकुलर्स में चेंज हो जाता है तो हम कैसे उसको रजिस्ट्रार को बताएंगे। डिस्कस द रूल्स रिगार्डिंग अ पार्टनर्स एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म फॉर हिज एक्ट्स। Also explain the situations when the partner has no implied authority. We have done that in great detail, right? आप आराम से कर पाएंगे। मैं कहानी वाले जो क्वेश्चन है, जो केस प्रॉब्लम्स आती हैं, उन पर मैं चर्चा करना चाहता हूं विशेष रूप से। अब मोबाइल फोन, ये तो एक ऐसा सवाल है दोस्तों जो युगों युगों से चलता चला आ रहा है, कई बार ये पूछा जा चुका है। A mobile phone was displayed in a shop with a price tag of rupees 10,000 attached to the mobile display box. As the price displayed was very less as compared to MRP of the phone, why a customer rushed to the cash counter? Remember invitation to offer का क्वेश्चन है दोस्तों। मोबाइल फोन का 10,000 रुपए का टैग देखकर भाई आकर्षित हो गया और दौड़ पड़ा दुकान के काउंटर की तरफ। यहां पर आगे लिखा है एंड आस्क्ड द शॉपकीपर टू रिसीव द पेमेंट एंड पैक अप द मोबाइल फोन। हमने कहा भाई पैसे पकड़, मोबाइल हमारा पैक कर दे। तो शॉपकीपर रिफ्यूज्ड। शॉपकीपर अगर हाँ कर देता दोस्तों तो सीए फाउंडेशन का सवाल कैसे बनता, राइट? टू हैंड ओवर द मोबाइल फोन टू वाई इन कंसिडरेशन ऑफ द प्राइस इंडिकेटेड इन द प्राइस टैग। वाई सीक्स योर एडवाइस। सवाल क्या है कि आपको सलाह देनी है, क्या दुकानदार पर केस हो सकता है या नहीं हो सकता। वी ऑल रिमेंबर इट, राइट? बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम सबको याद है, नो स्यू पॉसिबल। कोई सूट नहीं हो सकता, कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्ले ऑफ सेल फोन, प्राइस टैग्स, दे ऑल आर इन्विटेशन टू ऑफर, दे क्रिएट नो लायबिलिटी, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये देख रहे हैं आप, इस अगले क्वेश्चन में भी पहले आधा पैराग्राफ ये है, फिर इतना बड़ा गैप है, फिर अगला पैराग्राफ है, तो वो कहानी को ऐसा घुमा के लिखते हैं जिससे आपको डर लगने लगे। लेकिन आपने डरना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल नहीं घबराहट करनी है। आपको याद रखना है, हल्की हो या भारी, अपनी वही सवारी, क्या जो हमने क्लासों में काम कराए, बस वो, और कुछ नहीं। देखिए, ऑन 1 मार्च 2023 टी रेडीमेड ड्रेस गारमेंट्स शिमला enters into a contract with J Ready-Made Garments Jaipur for the supply of different sizes of shirts, small, medium and large. एक सेलर और बायर दोनों बिजनेसमैन है, एक ने दूसरे से शर्ट्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया। As per the terms of the contract, 300 pieces of each category, 900 की, 1000 की और 1100 की हमने सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया on or before 31st May. So this is the last date before which the delivery should take place. However, on 1st May, डिलीवरी की डेट थी 31st May, 1 मई को टी रेडीमेड ड्रेस गारमेंट शिमला इन्फॉर्म्ड जे रेडीमेड गारमेंट दैट फर्म इज नॉट विलिंग टू सप्लाई। सप्लायर कह रहा भाई हम नहीं दे पाएंगे, क्यों? एट अबव रेट ड्यू टू द राइज ऑफ प्राइसेस इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट। कह रहा भाई धागा महंगा हो गया, कपड़ा महंगा हो गया, हमारे बस की नहीं है इतने रुपए में शर्ट देना। गलत हो रहा है। एक बार जवान दे दी तो जवान दे दी, एग्रीमेंट कर लिया तो एग्रीमेंट कर लिया, अब आप ये मुकर नहीं सकते, कंपेंसेशन देना पड़ जाएगा आपको। प्राइसेस फॉर सिमिलर शर्ट्स हैव गॉन अप इन द मार्केट टू द ट्यून ऑफ 1000, 1100 एंड 1200। वो 100 रुपए से बढ़ गया प्राइस फॉर SMNL। एग्जामिन द राइट ऑफ जे रेडीमेड गारमेंट जयपुर इन दिस रिगार्ड। ओब्वियसली देखो भाई, शर्ट सप्लाई करने के लिए आप बांध नहीं सकते सप्लायर को कि नहीं तुझे तो देनी पड़ेगी। अरे कोई जिंदगी मरने का सवाल थोड़ी है, नहीं दे रहा मत दे, कंपेंसेशन दे दे,
ये कोई लाइफ सेविंग मेडिसिन की बात नहीं चल रही है कि आपको देना ही पड़ेगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रूल यहां नहीं लग सकता कि नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा हमारे लिए। नहीं कर रहे कोई बात नहीं, शर्ट नहीं सप्लाई कर रहे कोई बात नहीं, हम कहीं और से ले लेंगे, आज जितना नुकसान होगा वो तुम भरोगे। ये है यहां पर। तो क्वेश्चन ये है, देखिए आप, एग्जामिन द राइट्स ऑफ जे रेडीमेड गारमेंट्स जयपुर इन दिस रिगार्ड। तो राइट क्या है? कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन। कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन, सिंपल है, उसमें क्या बात है। अगला क्वेश्चन, कैन एन अनपेड सेलर who has possession of goods exercise the right of lien? Of course, why not? Unpaid seller can exercise right of lien if the goods are in his possession. If yes, mention such circumstances, वो list लिख देना। When does he lose his right of lien, और right of lien कब lose हो जाता है? Again a direct question. State giving reasons whether the following are partnerships. ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपना स्टैंड लेता है। तो मैं आपको इसके आंसर्स डिस्कस कर रहा हूं। जब इंस्टीट्यूट अपना सजेस्टेड आंसर देगा तो आप लोग मैच कर सकते हैं, वैसे ये सही ही है। एक्स वाई एंड जी अग्री टू डिवाइड द प्रॉफिट्स इक्वली। एक्स वाई जेड तीन लोग हैं, तीनों कह रहे हैं कि हम प्रॉफिट बराबर बांटेंगे, बट द लॉस इफ एनी इज टू बी बोर्न बाय एक्स अलोन। क्या ये पार्टनरशिप है? व्हाई नॉट दोस्तों, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली होता है, पार्टनर इन लॉस ओनली भी तो हो सकता है। भाई अगर लॉस होगा आपसी समझौते से, वो सिर्फ एक आदमी को लॉस दे रहे हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, राइट। प्रॉफिट सब में ना बटे, प्रॉफिट सब में ना बटे ये गलत है, प्रॉफिट सब में बटना चाहिए, लॉस सब में बटे चाहे ना बटे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इज इट अ केस ऑफ पार्टनरशिप? यस। दूसरा प्रश्न है इसी सीरीज में, एक्स एक पब्लिशर है और वो एक किताब पब्लिश करना चाहता है एट हिज ओन एक्सपेंस, अपने खर्चे पर। इसका मतलब रिस्क पब्लिशर का होगा। रिटन बाय वाई एंड टू पे वाई हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट। यहां पर मुझे नहीं खुशबू आ रही पार्टनरशिप की। हम लिखने वाले को पैसे दे देंगे, प्रॉफिट में हिस्सा दे देंगे, वो एक रॉयल्टी समान है। भाई जब पब्लिशर ने किताब छापी तो अपने बलबूते पर छापी ना, अपने रिस्क पर छापी। यहां पर कोई जॉइंट वेंचर, कोई पार्टनरशिप नहीं नजर आती। इज वाई लाइबल टू, यहां पर आगे क्वेश्चन है, डज दिस क्रिएट अ रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप? नो, इट डज नॉट क्रिएट एनी रिलेशनशिप। सेकेंड, इज वाई लाइबल टू अ पेपर डीलर फॉर पेपर सप्लाई टू एक्स टू प्रिंट वाइज बुक्स? नो। जब यहां पार्टनरशिप ही नहीं है तो फिर कागज खरीद का जो पेमेंट पेंडिंग है वो तो पब्लिशर देखेगा, राइटर से क्या मतलब। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी दोनों ने मिलकर एक चाय की दुकान ही खरीद ली। वाह भाई वाह, वेरी गुड। एंड इनकर एडिशनल एक्सपेंस, और थोड़ा खर्चा करा, किस बात के लिए? फॉर परचेजिंग यूटेंसिल, बर्तन वगैरह सब खरीद लिए। कॉन्ट्रीब्यूटिंग हाफ ऑफ द टोटल एक्सपेंस, ठीक है। द शॉप इज लीज्ड आउट ऑन डेली रेंट विच इज डिवाइडेड बिटवीन बोथ। डज दिस अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप? नो, दिस इज को ओनरशिप। सर यहां पर आपने दुकान खरीदी, हम कह रहे दुकान खरीद के यार खर्चा भी कर दिया, तो तुमने चलानी है दुकान तभी पार्टनरशिप होगी। तुमने किसी को किराए पे दे दी, वो तुम्हें किराया दे रहा है, वो तुम बांट लेते हो, ये पार्टनरशिप नहीं है, क्लियर कट नहीं है साहब, ठीक है। देयर मस्ट बी अ बिजनेस एक्टिविटी टू बी रन बाय यू पीपल, नॉट समबडी एल्स। अगला प्रश्न, एक्स एक फर्नीचर डीलर है, उसने फर्नीचर डिलीवर करा वाई को under an agreement of sale where Y had to pay the price of the furniture in 3 installment. All right, पक्का क्या हो रहा होगा कि 3 इंस्टॉलमेंट पे करे बिना ही कुछ झगड़ा हो जाएगा। देखना तुम यहां पर 3 इंस्टॉलमेंट दिए बिना ही झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि तीनों इंस्टॉलमेंट अगर पे हो जाती तो फिर किस बात का सवाल। एज पर द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट द फर्नीचर विल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ वाई, मतलब बायर, ऑन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये है खेल, जब तक अंतिम इंस्टॉलमेंट नहीं आ जाती तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। इसका मतलब वाई केवल हायर परचेज वाले एग्रीमेंट में है इस समय। बिफोर वाई हैड पेड द लास्ट इंस्टॉलमेंट ही सोल्ड द फर्नीचर टू जेड।
ये क्या बात हुई भाई, ही सोल्ड फर्नीचर टू जेड, ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पाप। ये पाप है भाई, जो तू जिस वस्तु का मालिक नहीं वो तू किसी और को लपेट रहा है, वो तू किसी और को बेच रहा। हालत देखो आप, ये संभव नहीं है, ये गलत हो रहा है। हु परचेज्ड इट इन गुड फेथ, बायर बेचारा तो फंस जाता है, आप जानते हैं, उसे ट्रू ओनर को वापस करना पड़ेगा। X brought a suit against Z for the recovery of the furniture on the ground that Z had no title to it. Decide the case. सिंपल है सर, सामान वापस आएगा, फर्नीचर वापस आएगा। जिस मासूम खरीदार ने वो सामान खरीद लिया वो अलग केस करे सेलर पर, झूठे सेलर पर कि मेरे पैसे लौटा, लेकिन फर्नीचर तो असली मालिक पे ही जाएगा। असली मालिक कौन था? X, राइट? X will win and Z will have to hand over furniture to X, and Z can claim compensation. Z can claim compensation फ्रॉम वाई। वाई की वजह से उसके पैसे लुट गए, पैसे भी चले गए, सामान भी चला गया, फर्नीचर भी चला गया, बेचारा मासूम डबल फंस गया। चलिए अगला क्वेश्चन। वाह, देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे कहानी लिखते हैं लंबी लंबी, और क्वेश्चन देखना 3-4 नंबर का होता है बस, 2 नंबर का। भाई साहब 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, इतना लंबा पूरी स्क्रीन खा गया क्वेश्चन, 2 नंबर का। अगेंस्ट बीज टेंडर R agrees to sell and deliver 1000 kgs टोमेटो। बीस टेंडर मतलब बीस पेमेंट, बी ने पेमेंट करी और आर ने कहा कि मैं तुम्हें 1000 किलो टमाटर 100 रुपया प्रति किलो के हिसाब से दूंगा। शैल बी डिलीवर्ड ऑन 15 जुलाई, 15 जुलाई को डिलीवर करूंगा। ड्यू टू द राइज ऑफ द प्राइसेस ऑफ टोमेटो आर डिलीवर्ड ओनली 700 किलो। 15 जुलाई को वो 1000 किलो की जगह केवल 700 किलो लाया, कम लाया, तो खरीदार ने वापस कर देना चाहिए था। तूने 1000 किलो देने थे, तूने 700 किलो क्यों दिए? तुम दोनों जगह देखो, जिंदगी में नहीं जी सकते। तुम्हें ये वाला कोना भी चाहिए और वो वाला कोना, ये गलत है। अभी देखना, ये बायर अभी तो चुप है, 1000 किलो की जगह सेलर हमारे यहाँ 700 किलो लाया, करा बेटा अभी 700 किलो रख ले, थोड़े दिन बाद और दे जाऊंगा। भाई तो तूने हाँ क्यों करी? अब हाँ कर ली तो 700 किलो तेरे हो गए, तुझे पैसे देने पड़ेंगे। देखो यहाँ क्या हो रहा है, 1000 किलो टमाटर सप्लाई होने चाहिए थे, जबकि सेलर कहने लगा कि भाई बाजार में भाव बढ़ गए, मैं थोड़ा इस वक्त 700 किलो दे दूंगा और बाकी अग्रीज टू डिलीवर द बैलेंस क्वांटिटी नेक्स्ट मंथ। 300 किलो अगले महीने ले लियो। बी ने 700 किलो एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए तो तूने पैसे देने हैं। बाद में आर फेल्ड टू डिलीवर द बैलेंस क्वांटिटी, आर बचे हुए 300 किलो नहीं दे पाया। सो बी रिफ्यूज टू पे द प्राइस ऑफ 700 किलो ऑफ टोमेटो टू आर। अच्छा, ऊपर पेमेंट नहीं हुई थी, इसका मतलब अगेंस्ट बी टेंडर, मतलब बी के ऑफर के बाद। रिफ्यूज टू पे द प्राइस ऑफ 700 किलो, बी कह रहा है मैं 700 किलो का पेमेंट नहीं करूंगा। आर, वो बी कह रहा है, मना कर रहा है। टू आर एज ही हैड फेल्ड टू फुलफिल द टेंडर कंडीशन, ऑफर की कंडीशंस। कैन बी रिफ्यूज टू पे आर? नो, यू कांट रिफ्यूज। उस वक्त जब तुम भले बन गए और तुमने 700 किलो एक्सेप्ट कर लिया तो 700 किलो की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर आ गई, और जब 700 किलो की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर आ गई तो तुमने पैसे देने ही पड़ेंगे। समझ आ गई बात? गुड। चलिए लिखें, नो। मैं पूरा आंसर प्रॉपर अभी लिख के नहीं दिखा रहा हूं, कभी आप समझो एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं। अरे हम इस वक्त ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें क्या लिखना है। एक्सप्लेन द काइंड ऑफ शेयर कैपिटल एज पर कंपनीज एक्ट। ऑल्सो एक्सप्लेन व्हेन द कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के फीचर बता देना। और जो काइंड है ना दोस्तों, वो 2 हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। यहाँ टाइप्स नहीं पूछे हैं, ध्यान रखना इस बात का। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टाइप्स में और काइंड में। टाइप्स क्या है? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप। और कभी कभी रिजर्व कैपिटल को भी टाइप में काउंट कर लेते हैं, लेकिन यहां काइंड पूछा है। काइंड 2 है, इक्विटी और प्रेफरेंस। फिर इक्विटी में 2, इक्विटी और डेफर्ड इक्विटी, ठीक है। मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, मशहूर प्रश्न है। जब हम ये टॉपिक कर रहे थे तो तुम याद करो, मैंने कहा होगा
स्टेट द रूल्स दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड बाय पार्टनर्स इन सेटलिंग द अकाउंट्स। डिसोल्यूशन के बाद अकाउंट्स का सेटलमेंट, वो जो एंड में टॉपिक था। चलिए अगला प्रश्न। MTK प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो रजिस्टर हुई कंपनीज एक्ट में, ठीक है भाई, कब? 5 जनवरी 2021 को। अंडरलाइन कर लेता हूं, क्या पता यूज हो। 5 जनवरी 2021 को कंपनी खुली। कंपनी हैज नॉट स्टार्टेड इट्स बिजनेस टिल नाउ। हो, क्यों? ऑन 7th April a notice has been, अच्छा 7th April 2023 a notice has been received from ROC for non-filing of form number INC 20A। अब मान लो बच्चों तुम्हें नहीं पता INC 20A क्या होता है, तो क्या फर्क पड़ता है, तुम 1 मिनट से छुपा दो। वैसे ही ये फॉर्म होता है जो 180 दिन में भरना होता है। मान लो बच्चे को नहीं पता ये वाला फॉर्म क्या होता है, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सवाल है आइडेंटिफाई अंडर विच कैटेगरी MTK इज क्लासिफाइड, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ दैट कैटेगरी। पहले ये पहचानना है कि ये कंपनी कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है, और फिर डिटेल में उसकी डेफिनेशन बतानी है। मैं याद दिलाऊं आपको याद होगा जब आपने डोरमेंट कंपनी और इनएक्टिव कंपनी पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया होगा कि इनकॉर्पोरेशन से 2 साल तक अगर आपने बिजनेस नहीं शुरू करा तो आप इनएक्टिव हो जाते हैं। यहां पर आपको इनएक्टिव और डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन बतानी है। देखिए, जनवरी 2021 में आप खुले और अप्रैल 2023 जब आपको नोटिस आया, तब तक आपका बिजनेस नहीं शुरू हो रहा, 2 साल से भी ज्यादा पीरियड हो गया, तो दिस इज एन इनएक्टिव कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हिंदी वर्जन आ गया, मैं इसको स्किप कर रहा हूं, फिर थोड़ा BCR का पेपर भी देख लेते हैं। BCR में तो मैं दोस्तों हमेशा आप सबसे कहता हूं, BCR के पेपर की तैयारी पढ़ पढ़ कर नहीं हो सकती। BCR के पेपर तो प्योर प्रैक्टिकल टाइप है, उसमें तो आप राइटिंग प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा कर सकते हो। अभी एक अनसीन पैसेज है, कितना ही अनसीन पैसेज पढ़ के चले जाओ, पढ़ने से कुछ नहीं होता। अनसीन पैसेज को लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। खैर, अनसीन पैसेज देखो, एक क्वेश्चन आया अनसीन पैसेज का, 2 पन्ने और फिर उसके बाद उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन है 1-1 नंबर के। अब देखो, इसमें मार्क्स थोड़ी कट सकते हैं अगर सही आंसर लिखोगे तो। कुछ बच्चे कहते हैं भाई हमको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम है, हम कह रहे हैं इंग्लिश लिखवा ही नहीं रहा वो, 1-1 नंबर के क्वेश्चन है 1-1 लाइन के। फिर B आ गया, रीड द पैसेज। रीड द पैसेज देखो 2 पन्नों तक चल रहा है, और उसकी समरी और उसके नोट्स बनाने। वर्बल कम्युनिकेशन जो पहले चैप्टर में से पूछा जा रहा है, इसका एंटोनिम पूछा गया आपसे। बिल्कुल सेम पैटर्न है दोस्तों जो हमेशा होता है। आपको ये सेंटेंस करेक्ट करना है, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती है तो। ये एंथ्रोपोलॉजी का रूट वर्ड देखना है आपको। राइट अ प्रेसी, यहां पर प्रेसी राइटिंग करनी है आपको। ये सब प्रैक्टिस का खेल है दोस्तों, इसमें कुछ भी नया पुराना नहीं होता। जैसे लॉ में तो ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि ये पहले पूछ चुके हैं, या ये पहले नहीं पूछे, या ये डिजाइनर है, या क्रिएटिव है, या स्पेशल है, और ये क्या पूछ लिया, अरे ये भारी है, अरे वो आसान है। BCR में सब सिंपल ही होता, और आगे तो BCR है नहीं अब नए सिलेबस में। तो स्टार नेटवर्क क्या होता है, या फिर कोहेरेंस को डिस्कस करना है, फीचर होता है कम्युनिकेशन का। ये फेरी का मीनिंग बताना है आपको। ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करनी है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस करना है, मिनट्स बनाने हैं मीटिंग के। उसके बाद ये बैरियर टू कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है 2 नंबर का। एक्टिव से पैसिव फिर से आ गया, पैसिव से एक्टिव फिर से आ गया। डायरेक्ट से वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना है। यहां पर क्या पूछा गया, योर कंपनी इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, राइट एन इंक्वायरी लेटर, कि आपको लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स खरीदने तो आप इंक्वायरी लेटर लिखिए। पैरा लैंग्वेज क्या होती है, गिफ्ट ऑफ द गैप का मीनिंग बताना है, रेड लेटर डे का मीनिंग बताना है। ये थोड़े एडियम्स ऑफ फ्रेजेस तो आप लोग वैसे भी सीखते हो, आपको याद है ना, लाइफ में बहुत यूज होते हैं। उसके बाद आपको डॉलर डिप्लोमेसी का बताना है मीनिंग, और यहां पर पूछा गया है नंबर ऑफ वुमेन इन द पुलिस फोर्स सीम्स इनसफिशिएंट, राइट एन आर्टिकल। 250 शब्दों में आर्टिकल लिखना है आपको हिंदुस्तान क्रॉनिकल अखबार के लिए, फॉर नीड ऑफ हैविंग मोर वुमेन इन द पुलिस फोर्स। ठीक है, बस खत्म हो गया जी अपना पेपर। तो मेरा मतलब आप आइडिया समझे मैं क्या करवाने आया था आपको। मैं अगर एक लाइन में समराइज करूं आप सबके लिए, तो बहुत ही साइकोलॉजिकल केवल भारीपन होता है पेपर में। अगर आप प्रश्न का मजमून मतलब मैटर समझ गए तो आंसर ज्यादा भारी नहीं होता।
आपने देखा कोई भी बात विशेष नहीं पूछी गई, वही छोटे छोटे टॉपिक जो हम रोजाना क्लासेस में देखते हैं। टाइप ऑफ कंपनी पर क्वेश्चन है, देखिए इनएक्टिव पूछ लिया, गवर्नमेंट पूछ लिया, सब्सिडरी पूछ लिया। कितने छोटे छोटे टॉपिक हैं। एलएलपी के अंदर वो रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर्स ऑफ पार्टनर्स, इम्प्लाइड अथॉरिटी पार्टनरशिप के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट में अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। आप लोग ऑफर और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में अड़े रहते हो। मैंने बहुत बार दोस्तों आप लोगों से कहा कि लिटरेचर कम पढ़िए और प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। सीए फाउंडेशन में आप सब जो लोग बच्चे आगे पेपर देंगे उन सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि हमेशा पढ़ते रहिए, लेकिन हमेशा प्रैक्टिस भी करते रहिए। लॉ के साथ थोड़ा प्यार करिए। लॉ के आंसर्स को प्रैक्टिकल पेपर की तरह ही सॉल्व कर करके देखिए, क्वेश्चंस को लिख लिख कर देखिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी समस्या है हमसे बात करिए। हमने बहुत स्मूथ तरीके से आराम से पूरे चैप्टर्स को अपने मेन लेक्चर्स में समझाया है, उसका फ़ायदा उठाइए। राइट, तो ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच। हैप्पी सीए, हैप्पी सीओसी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सिर्फ एक क्लास देखी, उनकी पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।